यूपी में सड़क पर ईद की नमाज को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईदगाह और मस्जिद के इमामों से अपील की है कि हुकूमत की गाइडलाइंस का पालन करें और सड़क पर नमाज ना पढ़ें। जबकि कल बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों को खुली चेतावनी दे डाली थी। ऐसे में अब सड़क पर नमाज का मुद्दा मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया। दरअसल आईएमएसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने तर्क दिया था कि अगर मस्जिद में जगह भर जाए तो सड़क पर 2 मिनट की नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध करने वालों को चेतावनी देते हुए खुद भी खुले में नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बार की ईद को गम की ईद करार दिया। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका ये है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए। इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है। सुना आपने, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। मौलाना ने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसीलिए रोडों पर नमाज ना पढ़ी जाए। जबकि दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा अमन और भाईचारे के त्योहार में नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन पूरा दिन थूक जिहाद पर यूपी के गाजियाबाद से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। नवरात्र में किसी तरह का अधर्म ना हो जाए, इसलिए हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट हो। इन 2 तस्वीरों को देखिए, पहली यूपी के गाजियाबाद से है और दूसरी देश की राजधानी दिल्ली से। दोनों ही जगह थूक जिहाद के खिलाफ भगवा प्लान अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद और दूसरे जिलों से लगातार थूक जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे व्रती को व्रत खंडित होने का डर है। लिहाजा हिंदू संगठन नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं और खुद दुकानों पर भगवा झंडे लगा रहे हैं। हिंदू संगठन चाहते हैं कि जो भी लोग जूस पिए या कुछ खरीदारी करें वो हिंदुओं की दुकानों से हो और लोगों को उसकी पहचान होनी चाहिए। इसीलिए ये भगवे जो झंडे हैं ये तमाम उन दुकानों पे लगाए जा रहे हैं जहाँ से खाने पीने की चीजें मिलती है। दरअसल गाजियाबाद थूक जिहादियों का सेंटर बन चुका है। अधिकतर मामले यहीं से सामने आए हैं, जिसे देखते हुए हिंदू संगठनों की चिंता जायज है। तो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कभी मूत्र जिहाद, कभी किसी तरीके का जूसों में कुछ मिला कर दे रहे, तो उसके लिए जो भी हिंदू परिवार, जो भी हिंदुओं की दुकानें हैं उस पर हम लोग ये भगवा झंडा लगा रहे हैं और पहचान कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं इसमें किसी भी हिंदू भाई का कोई धर्म भ्रष्ट ना हो। वहीं दिल्ली में भी नेम प्लेट की मांग तेज हो गई है। कई इलाकों में तो हिंदू संगठन खुद भगवा झंडे लेकर पहुंच गए। कि मंदिर प्रकोष्ठ के तमाम लोग जो हाथ में झंडे लिए चल रहे हैं, दुकानों पर ये झंडे लगवाए जा रहे हैं और लोगों को एक तरह से ये आइडेंटिफाई कराया जाए ताकि लोग अपनी मर्जी से ये तय कर सकें कि उन्हें किस दुकान से सामान खरीदना है। यानी एक तरफ नॉनवेज पर बैन और अब थूक जिहाद के खिलाफ नेम प्लेट वाली मांग और भगवा पहचान, ये सारी कोशिशें नवरात्रि में हिंदुओं का व्रत खंडित होने से बचाने की हैं, जिसकी झलक उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक दिखाई दे रही है। नवरात्रि पर देश भर में एक नया संग्राम छिड़ गया है। नॉनवेज दुकानों पर ताले लगाने की बात की जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, भोपाल, पटना, मुंबई, वाराणसी, संभल और मथुरा तक हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में तो नॉनवेज की दुकानों पर ताला भी लग गया है। भोपाल में नॉनवेज बैन का असर साफ साफ दिखाई पड़ा। शहर में मीट की दुकानें बंद नजर आईं, तो व्रती और फूल कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। राजधानी भोपाल में तो क्लोज कमांड चल रही है, किस पर मीट दुकानों पर। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ से मैं कहूँगा राजा दुबे इस तरफ से पैन करके दिखाएं, क्योंकि आपको एक तरफ फूल की दुकानें तो नजर आएंगी, लेकिन महफूज
मटन पर तालाबंदी है। आगे आप जाएंगे तो बहुत सारी मटन की दुकान है, वो बंद नजर आएंगी। फूल की दुकान है, वो खुले हुए हैं। और मंदिर आपको नजर आ रहा है, वो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है। और यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। महफूज मटन जैसी दुकानें बंद नजर आ रही है। यानी शहर के मुख्य चौराहों पर मीट दुकानें बंद नजर आईं। खासकर मंदिर के आसपास के इलाके में तो पूरा दिन मीट शॉप का शटर डाउन रहा। प्रशासन के इस एक्शन से व्रती बेहद खुश नजर आए। बंद तो सही हुई है, आज के दिन तो बंद होंगी दुकानें। पूरे दुर्गा बंद रहना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। कुछ आपकी ग्राहकी पे भी फर्क पड़ता होगा यदि मटन मार्केट। बिल्कुल इतराज करते हैं लोग, बुरा लगता है लोगों को। मंदिर के सामने आइडिया आएगा, माला वाला जो आते हैं लोग उनको दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर भोपाल में मीट बंदी कारगर नजर आई। शहर में अधिकतर दुकानें बंद नजर आईं। न ही स्लॉटर हाउस और न ही मीट बेचने वालों के शटर ओपन हुए। नवरात्र में मीट की दुकानें और बूचड़खानों पर प्रतिबंध को लेकर योगी सरकार के फैसले का असर गाजीपुर में साफ नजर आया और यहाँ मंदिर परिसर के 500 मीटर के दायरे में मांस मछली की दुकानें पूरी तरह बंद नजर आईं। मंदिरों में चैत्र नवरात्र की धूम है। पूजा पाठ और मां की आराधना का दौर चल रहा है। इस बीच चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गाजीपुर में योगी सरकार के आदेश का भी असर दिखा और यहाँ मंदिर परिसर से 500 मीटर की परिधि में मुर्गा, मीट और मछली शॉप की दुकानें बंद रहीं। मिश्र बाजार स्थित काली मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर पहले मांस मछली की दुकानें थीं, लेकिन अब ये पूरी तरह बंद है। ये राज मुर्गा केंद्र है और ये जो मिश्र बाजार में मंदिर है, उस मंदिर से लगभग 500 मीटर के रेंज में आता है, जिसे बंद कर दिया गया है। योगी सरकार के इस फैसले पर स्थानीय लोगों की क्या राय है और लोग इसे किस नजरिए से देखते हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। जो फैसला लिया गया एकदम सही फैसला है। इससे जो है आपसी जो है भाईचारा भी बढ़ेगा। जो फैसला लिया है उन्होंने सही फैसला लिया है, इसलिए कि 9 दिन नवरात्र है और किसी के धर्म में कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी सबका सम्मान होना चाहिए। सभी समुदायों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। स्थानीय मुसलमान भी इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने नवरात्र पर मंदिर परिसरों के 500 मीटर के दायरे में मांस, मछली और चिकन की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका गाजीपुर में पूरी तरह पालन हो रहा है। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ में मीट की कई दुकानें खुली होने की सूचना पर हंगामा हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आशियाना और कृष्णा नगर इलाके में दुकानों के खुलने का विरोध किया। हंगामे प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर काफी देर बाद पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद करा दी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। लोगों ने कहा कि प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें खोली गई हैं। पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मीट की दुकान संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। यूपी में नवरात्रि में नॉनवेज बैन का आदेश है। मंदिर से 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से मीट मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन हैरत की बात है कि कई जगह ग्राउंड पर इसका पालन होता नहीं दिखा। जरा दो तस्वीरों को देखिए, एक कानपुर की तस्वीर है और दूसरी उन्नाव। हैरत की बात है कि योगी के यूपी में जहां वचन ही शासन है, वहां ग्राउंड पर ना तो योगी के आदेशों का पालन हो रहा है, ना ही प्रशासन इस पर अमल के मूड में नजर आया। शहर तो छोड़िए, मंदिरों के आसपास भी मीट की दुकानें खुली नजर आईं, जिसने यूपी में मीट बंदी पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उन्नाव में तो मंदिर के पास ही कई दुकानें खुली नजर आईं। ये छोटा चौराहा कहलाता है और आप देख सकते हैं ये अभी फिलहाल सुबह का टाइम है और जो दुकानें हैं मांस की वो यहाँ खुली नजर आ रही हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से बस थोड़ी दूर पे ही सिद्धनाथ मंदिर है और हनुमान मंदिर भी बिल्कुल इसके पास। कानपुर में भी मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें खुली नजर आईं, यानी यहाँ भी योगी के आदेशों पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। ये बूचड़खाने लगातार अभी मंदिर के आसपास 200 मीटर के दायरे में खुले हैं, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करने की कवायद नहीं की है। मुख्यमंत्री के आदेश की सख्ती का पालन कानपुर के कल्याणपुर इलाके में दिखाई नहीं दिया। यानी नॉनवेज पर पूरे भारत को मीट बंदी सिखाने वाला यूपी ही इस बार नवरात्रि पर मंदिरों के आसपास मीट बंदी कराने में फेल होता नजर आया। सवाल ये है कि ये फेलियर पुलिस प्रशासन के स्तर से हुआ या फिर आदेशों को धता बताकर मीट की बिक्री होती रही। उत्तर प्रदेश के संभल में चैत्र नवरात्र की धूम है। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ आई।
प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री चामुंडा मंदिर में रविवार को प्रथम नवरात्र पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्र के प्रथम दिन देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। भजन कीर्तन और बाजे गाजे के साथ धूमधाम से देवी मां की फेरियां निकाली गई। इस दौरान भक्तों का जोश हाई था और वातावरण भी भक्तिमय हो गया। देवी मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। मॉडर्न ड्रेस पहनकर आने वालों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। मंदिर समिति ने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनों की भी व्यवस्था की है। इस बीच देवी मंदिरों के आसपास पुलिस सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि और ईद के चलते संभल में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। रविवार को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया। यही नहीं, मंदिरों और मस्जिदों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि अमन और भाईचारा बना रहे और हर कोई अपने त्योहार को शांति के साथ मना सके। महाराष्ट्र के बीड जिले की एक मस्जिद में ईद से पहले धमाके से हड़कंप मच गया। घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके में मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। धमाका मस्जिद में रखी गई जिलेटिन की छड़ों से किया गया। जैसे ही धमाका हुआ तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मस्जिद की फर्श टूट गई है, जगह जगह दरारें आई हैं। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मस्जिद में 2 युवकों ने जिलेटिन का इस्तेमाल कर धमाका किया। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस समेत बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। फिलहाल इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में ये मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ जारी है। आखिर ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश किसने रची? नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने यहां एक मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियों को खंडित किया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। मंदिर में मूर्ति खंडित की खबर जैसे ही इलाके में फैली, हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला बुलंदशहर के पतवारी गांव का है। बताया गया कि कुछ अराजक तत्वों ने यहां मां दुर्गा की मूर्ति खंडित की। इतना ही नहीं, शिव परिवार की मूर्तियों में भी तोड़फोड़ की। बताया था कि यहाँ माता शेरावाली की मूर्ति अखंडित कर दी है, जिसका एक हाथ और चक्र जो टूटे पाए गए हैं, और शिव परिवार है, एक जो शिव परिवार है उनकी मूर्ति तोड़ दी गई है। माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी थी, किस मकसद से ये घिनौना काम किया गया, पुलिस इसका पता लगा रही है। जिस तरह से मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, उससे साफ लग रहा है कि ये किसी की सोची समझी साजिश थी, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। पूरी प्लानिंग के साथ ये मंदिर में लोगों ने आके किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। मंदिर में नई मूर्ति की स्थापना और आरोपी गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। उत्तर प्रदेश से झारखंड तक नवरात्र और ईद पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, ताकि किसी भी सूरत में अमन और सौहार्द का माहौल खराब न हो पाए। तस्वीरें उन्नाव की हैं, जहां पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ईद को लेकर योगी की पुलिस बेहद टाइट नजर आ रही है। शहर के कोने कोने पर निगरानी की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त है। पुलिस के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। शहर के खास चौराहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ईद को लेकर पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। आने जाने वालों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सोमवार को ईद है और ईदगाह पर नमाज होगी, इसीलिए पुलिस फुल अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की टीमें ईदगाह के आसपास सुरक्षा के इंतजामों की बारीकी से समीक्षा कर रही है। रामनवमी, ईद, सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस भी अलर्ट है। बोकारो में पुलिस के आला अधिकारी जवानों के साथ गश्त कर रहे हैं और शहर में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
सिटी एरिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी पुलिस की टीमों ने फ्लैग मार्च किया। अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की जा रही है। लोगों को अफवाहों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही भड़काऊ बयान से बचने की भी अपील की गई है ताकि ईद और रामनवमी शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। नवरात्र पर मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने की मांग उठने लगी है। एक निजी कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मांग की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर मां भगवती आदि शक्ति के नाम पर रखा जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वो अपनी कथाओं में इस बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने यूपी के मुजफ्फरनगर को लेकर बड़ी मांग कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और मां भगवती आदि शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब को देश विरोधी बताया और देश से मुगलों के नामो निशान मिटाने की बात भी कही। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है। बाबर की, मुगलों की एक भी औलादों का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए और ये संकल्प लेकर हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकाली जाए। इसी बीच मुजफ्फरनगर में लक्ष्मी नगर के नाम के बैनर भी लगाए जा रहे हैं। लोग भी अब मुजफ्फरनगर जनपद का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का नाम मुजफ्फर अली खान के ऊपर रखा गया। पूर्ण आदमी के मुजफ्फरनगर के नाम पर ये नाम हट जाना चाहिए और इसका नाम लक्ष्मी नगर होना चाहिए। इन सब के बीच सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। बहरहाल मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की डिमांड अब जोर पकड़ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और भोपाल का नाम बदलने की मांग भी कर चुके हैं। बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों से पटना में कैंप कर रहे थे। रणनीतियों पर मंथन चल रहा था। तो इस बीच आरजेडी ने अमित शाह के दौरे पर तंज कसते हुए पोस्टर वॉर छेड़ दिया। पटना की सड़कों पर आरजेडी ने कई पोस्टर लगाए। हर पोस्टर में बिहार से किए गए वादों का जिक्र और अमित शाह को परदेसी बताने की कोशिश की गई। पोस्टर पर लिखा गया है, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। यानी बिहार में आरजेडी बिहारी वर्सेस बाहरी की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। पोस्टर पर लिखा है, तुम तो ठहरे परदेसी, यानी निशाना अमित शाह पर है और तंज है अधूरे वादों का, यानी आरजेडी पूछ रही है कि वादा कब निभाओगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने और यहीं पर एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में लिखा गया है, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएगा। 2 करोड़ हर साल युवा को रोजगार कब मिलेगा। अब सवाल उठता है, क्या तेजस्वी की पार्टी इन पोस्टर के जरिए ही 2025 की लड़ाई जीतना चाहती है? क्योंकि पहली बार नहीं है जब पटना में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इधर तस्वीर लगाया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शाह जी पधारे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मांग ही लीजिए ना। और यहाँ पर कई वादे जो हैं वो पोस्टर में लिखे गए हैं और पूछा गया है कि उन सारे वादे कब तक पूरा होंगे। दरअसल अक्टूबर से नवंबर के बीच बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी सभी दल अपने अपने अंदाज में तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह भी इन्हीं तैयारियों को परखने 2 दिन के लिए पटना पहुंचे थे, लेकिन उनके पटना दौरे को ही आरजेडी ने बिहार के वादों से जोड़कर सियासी जंग छेड़ दी। कभी पीएम पद पर दावेदारी ठोकने वाले नीतीश कुमार आजकल ऐसे कांड करते हैं कि सुर्खियां बन जाती हैं। कभी नेताओं के पैर छूना, कभी लगातार हाथ जोड़ते रहना। अब तो नीतीश ने ये कहकर तहलका मचा दिया कि 2 बार आरजेडी से मिलना हमारी भूल थी, अब ये गलती कभी नहीं होगी। हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली। नीतीश कुमार ने ये बयान पटना में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। नीतीश ने बीजेपी से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि खुद के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भी अटल बिहारी वाजपेयी को दे डाला और आरजेडी से गठबंधन करना जेडीयू की बड़ी भूल बताई। और शुरू से और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने काम किया।
जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। नीतीश का बयान ऐसे समय आया जब अमित शाह खुद पटना में कैंप कर रहे थे और 2025 की चुनावी तैयारियों को नई धार दे रहे थे। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिल्ली में पहली बार हिंदू संगठनों ने जमकर हल्ला बोला। हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग कर डाली। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये हिंदू संगठनों के वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जंतर मंतर पर वक्फ बिल के समर्थन में महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें अलग अलग हिंदू संगठन के लोग यहां पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के नेताओं ने मंच से ही हिंदुओं का आहलावन किया। जितने व्यवसायिक हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं, जंतर मंतर पर आए हुए हिंदुओं, जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो सीना ठोक के कहिए ये देश हमारे ही बाप का है। हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने न सिर्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया बल्कि वक्फ बोर्ड को ही रद्द करने की मांग कर डाली। सिर्फ इतना सा पूछ रहा, देश समान है तो वक्फ क्यों? संगठन ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया करार दिया। ऐसा पहली बार है जब हिंदू संगठन वक्फ बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरा है। जंतर मंतर पर हुई इस महापंचायत का विभिन्न हिंदू संगठन समर्थन कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों के कुछ सुझावों के बाद जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बिल को मंजूरी दी और ईद के बाद संभवतः मंगलवार को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने बिल के समर्थन में महापंचायत बुला ली। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसक झड़प को लेकर सियासत जारी है। हिंसा मामले में बीजेपी का डेलीगेशन मालदा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिंसा वाली जगह से पहले ही रोक दिया। लेकिन सुकांत मुजुमदार समेत सभी बीजेपी नेता हिंसा वाली जगह मोथाबाड़ी जाने पर अड़े रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस ने सुकांत मुजुमदार को हिंसा वाली जगह से पहले ही रोक दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी कार्यकर्ता मोथाबाड़ी जाने पर अड़े रहे और वहीं धरने पर बैठ गए। महिला बोल रही है उनके सीने पे लात मारा गया, जिस सीने में काठेर माला मतलब हरि के नाम की माला है। ये लात बंगाल की एक हिंदू महिला के ऊपर सिर्फ लात नहीं है, हिंदुओं के सीने के ऊपर लात है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन दूसरे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सुकांता मुजुमदार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ता ने ममता सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुकांता मुजुमदार ने इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाने की बात कही है। कि मंगलवार को जब लोकसभा चालू होगी ईद के बाद, और उस समय हमारे सांसद इस पूरे चीज को मोथाबाड़ी को लेकर और उसके साथ मुर्शिदाबाद में बेलडांगा के पास, नौदाम के पास जो घटना घटी, वहाँ सब घटना को लेकर हमारे सांसद लोकसभा में तृणमूल को पूरी तरीके से नंगा करेंगे। आपको बता दें कि मालदा के मोथाबाड़ी इलाके में 27 मार्च को दो गुटों के बीच हिंसा हो गई थी। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। बिहार में चुनावी फिजा बनाने के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो पदयात्रा नीतीश सरकार को घेरने के लिए थी, कन्हैया कुमार या यूं कहें कि कांग्रेस खुद उसी पदयात्रा पर घिर गई। पलायन रोको नौकरी दो नाम से कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन कन्हैया से मिलने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट के बाद कहानी पलट गई। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। गाड़ी में कन्हैया कुमार मौजूद हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उन्हें फूल माला पहनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी बहस होती है और बाउंसर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर पटक देते हैं। बस इसी के बाद तस्वीर बदल गई। मामला इतना बढ़ा कि कन्हैया कुमार को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी और वो बीच रास्ते से ही दिल्ली लौट गए। दरअसल चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत चंपारण से की गई थी, जहां महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन किया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता से ही मारपीट के बाद कन्हैया को बीच रास्ते से ही दिल्ली लौटना पड़ा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में हेडगेवार गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने आरएसएस मुख्यालय में मौजूद स्मृति मंदिर में संघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा। मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने। पीएम मोदी अपने संबोधन से पहले दीक्षा भूमि गए और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। ये वही जगह है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती भी। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। बाबा साहब को नमन के बाद पीएम ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को जनौषधि केंद्र के जरिए सस्ती दवाएं दे रही है। आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नागपुर में हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के विकास में आरएसएस के योगदान पर और प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर अपनी राय रखी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय संस्थान और रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी, जिसे डॉक्टर चंद्रा ने काफी अहम बताया। मुझे प्रसन्नता है कि माधव नेत्रालय के जो पहला हॉस्पिटल आज ही के दिन 7 वर्ष पहले जिसका उद्घाटन हुआ, उसका उद्घाटन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। और ये आज एक बहुत बड़ा प्रकल्प संघ के मार्गदर्शन में माधव नेत्रालय संस्थान करने जा रही है। इसका पूरे सेंट्रल भारत में और उससे आगे भी दूर भी लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अगले 100 वर्ष की सेवा कार्य करने की जो प्रेरणा आज इस कार्यक्रम में दी, वो एक अच्छी सात्विक विचारधारा उन्होंने दी है। संघ तो हमेशा से ही उस पे कार्यरत रहा है, आगे भी आने वाले सभी समयों में रहेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें कई इनामी नक्सली कमांडर शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा, यहीं पे नाला में मारो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जवान जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। इस दौरान जवानों के हाथों में बंदूक दिखाई दे रही है और गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। वहीं सुरक्षा बल के जवान नक्सली को घेरकर मारने की बात कह रहे हैं, जो साफ सुनाई दे रहा है। सब अपना अपना पोजीशन में है। सुनील फेंका क्या? इसके बाद फिर एक और फायरिंग की आवाज आती है। आपको बता दें कि सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी घात लगाए नक्सलियों ने जवानों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
सामने कई नक्सली थे, लेकिन ये जवान भी अपनी पोजीशन पर डटे रहे और इस पूरे ऑपरेशन में जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुकमा में आतंक का पर्याय बन चुके इन नक्सलियों को जवानों ने मौत की नींद सुला दिया। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर जगदीश भी शामिल है। इसके अलावा मारे गए नक्सलियों में 4 एरिया कमेटी के सदस्य भी थे। मारे गए नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद चर्चा में आया नीला ड्रम धमकी का जरिया बन गया है। मेरठ में मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। गोंडा में अवैध संबंध के चलते एक महिला ने पति को पीट दिया और नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दे डाली। मेरठ में कातिल हसीना मुस्कान ने जिस साजिश के तहत पति सौरभ की हत्या की, ये उन पत्नियों के लिए धमकी का जरिया बन गई है जिनकी शादीशुदा जिंदगी के साथ एक प्रेमी भी है। गोंडा में लव ट्रायंगल के चलते पत्नी ने पति को ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर पति डर के साए में जी रहा है। यूपी के गोंडा में जल विभाग में तैनात जेई धर्मेंद्र कुशवाहा घबराए हुए हैं क्योंकि पत्नी माया मौर्य ने उन्हें डराया है, नीला ड्रम दिखाकर धमकाया है और कहा है कि ज्यादा छूं चपाट किया तो नीले ड्रम में पैक मिलोगे। पर हमारे घर पे थोड़ा सा काम बचा हुआ ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था, ड्रम रखा हुआ, तो वो बोलती है कि ज्यादा करोगे ड्रम में तुमको भर देंगे। उसमें इनकी टीचा बोली रखी ऑलरेडी वहाँ पे। धर्मेंद्र कुशवाहा जल निगम में जूनियर इंजीनियर है। उसने 9 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन पत्नी के उनके किसी रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध निकले। जब पति ने विरोध किया तो पत्नी ने पिटाई कर दी। की बात है, एरिका के दूर का रिश्ता नीरज मौर्य है, जिसके साथ अवैध संबंध है और दोनों लोग मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं और मेरे को मार के पूरी प्रॉपर्टी और मकान हड़पना चाहते हैं। पति के साथ पत्नी की बेरहमी की एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां पत्नी बीच सड़क पर वाइपर से पीटती नजर आ रही है। मोहल्ले वालों के सामने पीटा, बर्तन उठा के मारना, गाली गलौज करना डेली का नाटक है और बल्कि खुद गाली गलौज करके मारपीट करके फर्जी एप्लीकेशन देती। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड को शायद ही कोई अपने जीवन में कभी भूल पाए। इस घटना में इस्तेमाल हुआ नीला ड्रम किसी के लिए भी खौफ का दूसरा नाम सा बन गया है। पूरा मर्द समाज इस नीले प्लास्टिक के ड्रम से डरा हुआ है और पत्नियों के लिए तो अब ये धमकी का जरिया ही बन गया है। ओडिशा के कटक में बड़ा रेल हादसा हो गया। बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस डीरेल हो गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन हादसे का वीडियो डराने वाला है। रेल हादसे की खबर सुबह 11:54 पर आई, जब बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये भीषण हादसा निरगुंडी के पास मंगलुरी में हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि कई जगह तो पटरियां उखड़ गई। जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी, चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मच गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेन चौद्वार इलाके के मंगूली पैसेंजर हॉल्ट के पास डीरेल हुई। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों और प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और मेडिकल की टीमें भेजी गई। घायलों को कोच से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में एक यात्री के मरने की भी खबर है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलवे ने यात्री और उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लैंडस्लाइड भारी तबाही लेकर आया। हादसा मणिकर्ण में गुरुद्वारे के पास हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग गुरुद्वारा के पास स्थित पेड़ गिरने से घायल हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के वक्त ये सभी लोग सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक से लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ी से सरकते हुए मलबा आकर पेड़ से टकराया और झटके के साथ पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। इसकी चपेट में वहां बैठे लोग आ गए। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में सड़क किनारे खड़े एक रेहड़ी संचालक की मौत हुई है। इसके अलावा सुमो कार में सवार 2 लोगों के साथ 3 पर्यटकों की मौत हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 लोगों के शव कब्जे में लेकर इनकी पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यूपी के हापुड़ में रहने वाला इमामुद्दीन परिवार देश की जनसंख्या में बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इमामुद्दीन की पत्नी गुड़िया ने 50 साल की उम्र में 14वें बच्चे को जन्म दिया है। चिकित्सक भी गुड़िया के 14वें बच्चे की डिलीवरी कराने के बाद हैरत में है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। 50 साल की उम्र में 14वां बच्चा दिए जाने की खबर सुनकर आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग इमामुद्दीन और उसके 14 बच्चों वाले परिवार को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हापुड़ के पिलखुआ में रहने वाले इमामुद्दीन की 50 साल की पत्नी गुड़िया को शुक्रवार की शाम को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन अस्पताल गेट पर पहुंचते ही गुड़िया ने 14वें बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल दोनों जच्चा बच्चा की हालत ठीक है। डॉक्टर्स ने दोनों को घर भेज दिया है। ये 14वां बच्चा था, लड़की थी, लड़की हुई थी, 14वीं लड़की थी, प्रीटम भी थी और वजन भी उसका 1835 ग्राम था, लेकिन बच्ची बिल्कुल ठीक थी।
50 साल की महिला गुड़िया के पहले और बड़े बेटे में 22 साल का अंतर है। इसके बाद भी सभी बच्चों की डिलीवरी में 1-1 साल का भी अंतर नहीं है। डिलीवरी के समय महिला का 22 वर्षीय बेटा अस्पताल में ही अपनी मां के पास मौजूद था। कौन से नंबर की सिस्टर हुई है? 14 नंबर की। हाँ जी 14। तो कितने भाई बहन हो आप? 14 हो गए टोटल। एक और सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर बात करती है ताकि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। तमाम नारों और अभियानों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग 2 ही बच्चे पैदा करें, लेकिन उसके बाद भी लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम में सरकारी अस्पताल में गंभीर आरोप लगे हैं। यहां एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल से 2 बार ये कहकर लौटा दिया गया कि डिलीवरी में अभी समय है। जब महिला को फिर लेबर पेन हुआ और रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। इस दौरान नवजात की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जाते दिख रहा है। उसके पीछे घर की महिलाएं भी भागते हुए देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी को लेकर पति सैलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था। आरोप है कि नर्स ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया था कि डिलीवरी 2-3 दिन बाद होगी। महिला को फिर से लेबर पेन हुआ तो वो पत्नी को लेकर फिर सैलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया, लेकिन नर्स ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। जब महिला को तीसरी बार अस्पताल ले जाने की बारी आई तो उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली। मजबूर होकर पति ठेले पर ही पत्नी को लिटाकर ले गया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई, लेकिन नवजात की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने 2 नर्स को निलंबित कर दिया है और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलाधिकारियों को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में तेजी से ऊपर उठने वाला अनुज कनौजिया आखिरकार मारा गया। जमशेदपुर में यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए अपराधी अनुज कन्नौजिया ने जमशेदपुर में नया ठिकाना बना रखा था। यूपी पुलिस से छिपकर वो यहाँ किराए के मकान में रह रहा था। जब यूपी एसटीएफ और झारखंड एसटीएफ की टीम अनुज को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनुज कन्नौजिया ढेर हो गया। अनुज कन्नौजिया उनका जो कुख्यात अपराधकर्मी है उसके द्वारा फायरिंग की गई और उस फायरिंग के जवाब में जब जवाबी कार्रवाई की गई उसे भी गोली लगी और इसमें उसकी मृत्यु हो गई। अनुज कनौजिया को मुख्तार अंसारी गैंग का एक शार्प शूटर कहा जाता था। अनुज कनौजिया के खिलाफ यूपी के कई जिलों में 23 से ज्यादा मामले दर्ज थे। जिस इलाके में उसका एनकाउंटर हुआ वहां देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। यहाँ पर जो गोली जो है उसका खोखा भी बरामद हुआ है और आपको बता दें कि करीब 30 राउंड से ज्यादा यहाँ खोखा की बरामदगी की गई है। ये एनकाउंटर मुख्तार अंसारी की पुण्यतिथि के ठीक अगले दिन हुआ। पिछले साल 28 मार्च को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। इस साल उसकी बरसी के अगले ही दिन गैंग के मुख्य शूटर का सफाया कर दिया गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं, तो अब जो खबर आप देखने जा रहे हैं शायद उसे देखकर ये जरूर सोचेंगे कि मामला बिहार के नवादा का है, जहां एक शख्स की हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सब दंग रह गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी वो ही हैं जिन्होंने शख्स की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी थी। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इन आरोपियों में उसका बेटा भी है, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। बेटे पर आरोप है कि उसने अपने रिश्तेदार और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पिता को मौत की नींद सुला दिया। जो मृतक हैं उनके बेटा और उनके जो बेटे के साढ़ू हैं, इन दोनों के द्वारा षड्यंत्र रचते हुए अपने 4 पुराने मित्रों को पैसा का प्रलोभन देके आखिर बेटे ने क्यों पिता की हत्या का खूनी खेल रचा? तो बताया जा रहा है कि शख्स ने लोन पर 2 ट्रक खरीदे थे, जिसकी ईएमआई चुकाना बेटे के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आरोप है कि बेटे ने ईएमआई चुकाने के लिए पिता की हत्या की साजिश रची। हत्या कर दिया जाएगा तो उसके इंश्योरेंस के पैसे से लोन की भी भरपाई कर ली जाएगी और जो ईएमआई का जो इस पे प्रेशर है उससे भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच की तो इस चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ और पुलिस ने बेटे और उसके रिश्तेदार समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बीच सड़क चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई और कार धू धू कर जल उठी, जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सड़क पर दौड़ती अचिता कार में आग लगने के बाद ऊंची ऊंची लपटें उठी और देखते देखते आग ने कार को अपने आगोश में ले लिया। कार में आग इतनी भीषण थी, पल भर में वो धू धू कर जलने लगी।
गनीमत ये रही कि जब कार में आग लगी तो इसमें सवार लोग किसी तरह बाहर निकल गए, वरना उनकी जान भी जा सकती थी और शायद ये कार उनकी चिता बन गई होती। आनन फानन में लोगों ने इस हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया तब तक पूरी कार जलकर राख हो गई। कार में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद कार में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही कि आखिर कार में आग कैसे लगी। झारखंड के बोकारो में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के तुरंत बाद ही कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस समय रहते कार सवार लोग कूद गए, जिससे उनकी जान बच पाई। क्योंकि कार में भीषण आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा जानलेवा हो सकता है। पूरा मामला बोकारो रांची नेशनल हाईवे का है। जानकारी के मुताबिक कार चालक अचानक बेकाबू हो गया, जिसके बाद कार पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कार सवार लोग समय से कूद गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। चलिए बढ़ते आगे। महाराष्ट्र के मुंबई में गुड़ी पर्व का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने अपने घरों पर गुड़ी चढ़ाई और पारंपरिक मराठी नववर्ष की शुरुआत के स्वागत में जुलूस भी निकाले। मुंबई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संगीत, परंपरागत ढोल वादन और पारंपरिक लेजिम नृत्य इन शोभा यात्राओं के आकर्षण का केंद्र रहे। जुलूस में महिलाएं पारंपरिक नौवारी या नौगज की साड़ी पहनकर आईं। शोभा यात्रा में महिलाओं का अलग अंदाज देखने को मिला। गुड़ी पड़वा पर महिलाओं ने शोभा यात्रा में बाइक की सवारी की। इसमें वो परंपरागत महाराष्ट्रीयन पहनावे में नजर आईं। बेसिकली ये बाइक रैली है जो हम सारी गिरगांव की औरतें, मैरिड, अनमैरिड, यंग, ओल्ड, सब तरीके की औरतें हम बाइक पे आते हैं एंड वी सेलिब्रेट। तो गुड़ी पाड़वा हमारा नवा वर्ष है। शोभा यात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज का मॉडल भी लगाया गया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। दरअसल गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो खासतौर पर मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपना न्यू ईयर चालू हो गया है। न्यू ईयर में होता है, न्यू ईयर में नॉर्मली कैसा वो पटाखे, पर ये न्यू ईयर अलग होता है। कलरफुल ड्रेसअप,